डाइपोल। सर सेकंड क्वेश्चन आप बोल रहे थे। कौन सेकंड क्वेश्चन? पीएमटी 2007 का ये तो आपको होमवर्क किया गया था। नहीं सर लिखवाना है आपको। लिखाना नहीं है, ये एआईपीएमटी 2007 का मैंने होमवर्क दिया है, आपको करके लाना है मॉड्यूल से बिल्कुल। अब आप लिखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर बातचीत करते हैं थोड़ी सी। अच्छा डाइपोल बड़ा अच्छा है, तुमको इजी लगेगा, मजा आएगा तुमको। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल नाम से क्लियर है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। डेफिनेशन में से कोई तुमसे पूछ नहीं रहा, लेकिन पता तो चले क्या पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास डाइपोल कहने का मतलब मेरे पास एक चार्ज यहां होगा, दूसरा चार्ज यहां होगा, ये रहेगा प्लस क्यू, ये रहेगा माइनस क्यू, और बीच की कुछ न कुछ दूरी होगी। अब इस दूरी को कुछ लोग कहते हैं r, कुछ लोग कहते हैं 2r, कोई लोग कहता है a, कोई कहता है 2a, जिसकी जो इच्छा करे अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से। मैं कहता हूं 2a, मैं कहता हूं 2a। कारण भी आपको पता है, आप इतने जीनियस हैं। आप कहते हैं कि कोई मेरे से डाइपोल से दूरी पूछे, इसका मतलब मैं डाइपोल के सेंटर से दूरी पूछूंगा। अब ये डाइपोल का ये सेंटर है, तो यहां से दूरी क्या बन जाएगी a, और यहां से भी दूरी बन जाएगी a। ठीक है, ये डाइपोल की बात है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। आज उस डिस्टेंस का नाम 2a है। क्यों 2a है? क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी होगी। कोई कहेगा डाइपोल से 5 सेंटीमीटर दूर, तो ये 5 सेंटीमीटर मतलब यहाँ के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, डाइपोल से दूरी मतलब डाइपोल के सेंटर से दूरी। अब तुम एक चीज ये लिखा हुआ देखो, ठीक है। अब किसी डाइपोल का स्ट्रेंथ बोल सकते हो बोलने के लिए। डाइपोल का स्ट्रेंथ के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसका नाम होता है डाइपोल मोमेंट। होता है ना डाइपोल मोमेंट। वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो खुद अपने आप में एक वेक्टर है। खुद अपने आप में एक वेक्टर है, फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर मतलब डायरेक्शन होगा, तो उसको क्या लिखते हो? कोई भी एक चार्ज पकड़ लो और उस चार्ज के बाद उस चार्ज के बीच का सेपरेशन पकड़ लो। सेपरेशन पकड़ लो, लिखने के लिए बोल रहा हूं मैं इसको। अगर तुमको वेक्टर में इसमें डाउट है, वेक्टर में अगर डाउट क्या वेक्टर है डायरेक्शन होगा, तो तुम इस पी को ऐसे हटा दो। अब डायरेक्शन में अलग से लिखा दूंगा। डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर, पी से मोमेंटम पे होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। पी वेक्टर डाइपोल मोमेंट, ये क्या लिखा है? चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। फटाफट लिख दीजिए। इजी टॉपिक है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को। चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। अब मान लो कोई कहता है कि सेपरेशन मेरा L है, तो क्या लिखता है? Q इनटू L। जो जैसा जो आपका मन है आप लिख सकते हैं। अच्छा चलिए, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। कोई मेरे से कहेगा कि आप डायरेक्शन बताओ, इसका डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो क्या बोलोगे उसको? निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। कौन? P वेक्टर। P मेरा स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल है। डायरेक्शन कहां से होगा? निगेटिव से पॉजिटिव। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो तुम सोचते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकालते हो? पॉजिटिव से। तो क्या उसका उल्टा उल्टा हो सकता है? आगे काम है, आगे काम है। अभी डाइपोल का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल का कोई डायरेक्शन नहीं होगा। डाइपोल तो एक सिस्टम, जस्ट लाइक डंबल। डंबल होता है डंबल, बीच में रॉड, दोनों तरफ से डब्बे। ये रही बात। चलिए अब तो इसकी बात हो गई। अब मेरे पास एक सवाल है, अच्छा वाला सवाल है, बुद्धि वाला। अच्छा देखो, एक ऐसे ही है बच्चों वाला सवाल। देखो कह रहा है कि अगर डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो ठीक है, बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम मीटर। अरे भैया चार्ज के बाद दूरी, चार्ज गुना दूरी, कूलम गुना मीटर, बस कूलम गुना मीटर। डायमेंशन निकाल लोगे? डायमेंशन एनालिसिस और एरर वेरर जो फालतू चैप्टर है ना, वो उधर करा लो। डायमेंशन एरर अनाप शनाप जो होगा। चलिए अब एक सवाल मुझे बड़ा पसंद है। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे 2q और -q नाम से चार्ज रखा है। अच्छा सवाल लिखिएगा, अच्छा सवाल। देखो कभी भी डाइपोल के फॉर्मेशन के लिए हमको दो चार्ज चाहिए और दोनों पे चार्ज इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज यहाँ पे 2q है और एक चार्ज -q और एक चार्ज यहाँ -q है। और ट्रायंगल के बारे में कह रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब साइड लेंथ a और a
और अब हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा इस सिस्टम का। नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा ये पूछना है। √3 कड़ा हुआ सवाल होगा, फेमस सवाल है, हर कोई कराते हैं इसको। देखिए डाइपोल के लिए सिस्टम चाहिए टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का। प्रॉब्लम ये है ये माइनस क्यू है और ये माइनस क्यू है, इक्वल एंड अपोजिट तो नहीं हो पाया, साइन दोनों में सेम रह गया, ये 2q आ गया। अब यार अगर साइन अपोजिट आ रहा है तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं। अब कहा जाए कि अगर ये डाइपोल बन रहा है तो ये 2q दो पार्ट में ब्रेक होगा, ये 2q दो पार्ट में ब्रेक होगा और ये कुछ इस तरीके से, इसके दो पार्ट, एक q और एक q, और एक आ गया -q और ये आ गया -q, ये कुछ इस स्टाइल में। तो एक डाइपोल तो ये बना और दूसरा डाइपोल इधर से बन गया, दूसरा डाइपोल आपका ये बना, दूसरा डाइपोल ये बना, दो डाइपोल बन गए, बने ना। अब डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ। एक डाइपोल इधर वाले का नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब इधर, और इस वाले का नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब इधर। अब ये एंगल कितना था भाई 60, तो ये कितना होगा 60, हाँ 60 60 एक ही होगा। P वेक्टर दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर 60 हो तो रिजल्टेंट कितना होता है √3 टाइम्स। हाँ ऐसे अगर किसी को याद है तब तो सीधा सीधा बोलेगा कि इसका जो मैं P नेट निकालूंगा तो P नेट मेरा आ जाएगा √3 टाइम्स P। अब कोई बोलेगा नहीं फालतू चीजें मैं याद नहीं करता, ठीक है मत करो, तो तुम यहां से निकाल लो P वेक्टर नेट का मैग्नीट्यूड, तो क्या बोलोगे √a² + b² + 2pp और साथ में cos 60। जब करोगे यही आएगा, करोगे यही आएगा। और किसी की इच्छा हो P को खोल के लिखने की तो कह सकता है कि भाई मैं तो P को क्या लिखूंगा Q × A लिखूंगा यार, जैसा जैसा आपको रिक्वायरमेंट होगी आप सीख सकते हैं। बोलिए सही है। अभी तक हमने सीखा कि डाइपोल नाम से क्लियर है, डाइपोल दो एंड होने चाहिए और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए, दोनों चार्ज के बीच थोड़ी सी दूरी होनी चाहिए। उस दूरी का नाम जो मेरा मन ले सकता है, जनरली लोग लेते हैं 2a, ठीक है। डाइपोल के लिए उसका अगर मान लो उसके लिए फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड की जाती है उसके स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, तो उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट चूंकि वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन होगा कहां से, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक। और अगर मान लो वो है क्या चार्ज इनटू दूरी, तो चार्ज क्या है कूलम्ब और दूरी क्या है मीटर, तो इसकी यूनिट क्या होगी दूरी मीटर माने कूलम्ब मीटर। चलिए अब आपको सवाल कराता हूं, आपको मजा आएगा, आपको टॉर्क का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा। रोटेशन आप लोग मेरे से पढ़ लेंगे तो भी ठीक, नहीं पढ़े होंगे तो भी ठीक। रोटेशन पढ़ाऊंगा भाई, रोटेशन के लिए पूछा था बच्चे ने, बिल्कुल पढ़ाऊंगा रोटेशन। चलिए मेरा तो बहुत पढ़ाने की इच्छा होती है, बहुत ही ज्यादा, पढ़ाने दीजिएगा सब पढ़ाऊंगा। आइए अब समझिए बात, अब क्या कहना चाहता हूं। अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, एक सवाल तो ये बनता है, और एक बार एम्स में सवाल आया था कि डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। पहली बात है कि डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर नेट फोर्स 0 हो जाता है, सिर्फ टॉर्क लग रहा होता है। लेकिन उसी को अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। ये ठीक है, बच्चों को याद रहता है, लेकिन एक बार इसको हम समझेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 20 से भी सवाल आए तो हम कर सकते हैं, 20 से भी सवाल आए तो कर सकते हैं। 12th बोर्ड में इसका डेरिवेशन होता है, देखो 12th बोर्ड पढ़ा रहा हूं, तो ये नहीं कहना बोर्ड नहीं पढ़ा है, ये 12th बोर्ड के हिसाब से डेरिवेशन का मुझे तो ध्यान नहीं कि वहां पे कैसे स्टेप चलता है, परंतु जब हम सोचेंगे तो बढ़िया इसके अंदर मैकेनिक्स लगा के बात करी जा सकती है। एक डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत बढ़िया, इसको ऐसे रख दिया। पैरेलल लाइंस मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आप जीनियस से आपको पता है। लाइन खींच दो, ये लाइन डाइपोल वाली लाइन, ये यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा +q,
और तुम सबको पता होगा यहाँ रखूंगा माइनस। अब देखिए बहुत बढ़िया समझिए बात, डाइपोल का ये सेंटर होगा, डाइपोल का ये सेंटर होगा। अब देखना तुम फायदा, अगर मैं इस डाइपोल की लंबाई 2a मान लूंगा तो यहां से लेके इसकी लंबाई कितनी होगी a, और ये लंबाई भी यहां से यहां तक कहलाएगी a, और ये डाइपोल का सेंटर है। अच्छे से समझिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा तुम सोच के देखो, हम फोर्स की बात करना चाहते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है और चार्ज भी यहाँ पे पॉजिटिव है, एक फॉर्मूला मेरे मन में आता है F इक्वल्स टू QE। F इक्वल्स टू QE के दो भाई होते हैं। अगर मान लो एक कंडीशन में तुम सोच सकते हो कि Q मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, और एक कंडीशन में तुम कह सकते हो कि Q मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर Q मेरा नेगेटिव हो गया दोस्त, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है तो फोर्स इसका उल्टा लगेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन पे लगता है। डिटेल कहां पढ़ोगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और अगर Q पॉजिटिव हो गया तो यहाँ भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, मतलब दोनों एक तरफ है। E अगर इधर है भैया तो फोर्स भी इधर ही होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आती है, आप बहादुर हैं, आपको सब आता है। F इक्वल्स टू QE मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे सोर्स चार्ज का होगा, उसमें किसी भी छोटे चार्ज, छोटा Q को रखोगे तो उस छोटू पे जो फोर्स लगता है वो होता है QE। Q हमारा एक छोटू चार्ज है, और E किसका होगा? किसी और का कोई होगा सोर्स चार्ज, क्योंकि कोई भी चार्ज अपने खुद के ऊपर, खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स नहीं लगा सकता। ठीक है, अब समझिए। लड़की को नींद आ रही है, लड़की ने हाथ ऐसे करा, आई है नींद? आई है? नहीं आई है नींद भाई, उसने ऐसी बस काम करना। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा अगर इस तरफ है, अब जरा सोच के देखिए, बताइए इस प्लस Q पे फोर्स लगेगा क्या? कितना लगेगा बताइए? QE लगेगा भैया, इस पे फोर्स लगेगा QE। अच्छा, माइनस Q पे भी तो फोर्स लगेगा, और उस पे भी लगेगा QE, परंतु QE यहाँ पे लगेगा। अब एक अच्छी बात देखो, इसके जितना ये भी E की वही वैल्यू है और यहाँ भी E वही है, क्योंकि यूनिफॉर्म है। तो नेट फोर्स अगर इस पे देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 0। एक उधर दूसरा इधर, तो यहाँ पे F नेट तो हो गया 0। चलिए, इसमें ना आपको डाउट था, ना मुझे, F नेट हमारा 0 हुआ। क्यों? क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी कि E मेरा यूनिफॉर्म था। यूनिफॉर्म का कैसे पता चला? क्वेश्चन में देके रखेगा, लाइन भी पैरेलल है, उससे भी आप समझ सकते हैं। अगला सोचो, अच्छा सोचो, अगला सोचो, अच्छा सोचो। क्या सोचो? क्या सोचो? अब सोचो जरा, टॉर्क सोचो। टॉर्क कैसे सोचोगे? तो टॉर्क के लिए तुम थोड़ा सा ओल्ड कॉन्सेप्ट, तुमको रोटेशन याद करा। देखिए, रोटेशन पढ़ा रहा हूं आपको। रोटेशन में एक टर्म आता है टॉर्क, जिसको तुम डिफाइन करते हो टाउ इक्वल्स टू R क्रॉस F। मतलब आपको अपने फिंगर को R से F की तरफ टर्न कराना है। आपको अपने फिंगर्स की जो कर्लिंग करनी है R से F की तरफ करनी है। और आपको कभी मैंने अगर रोटेशन पढ़ाया हो तो मैंने बताया होगा कि आप हमेशा फोर्स वेक्टर को आगे पीछे बढ़ाइए, और जहां जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क चाहिए वहां से परपेंडिकुलर लगाइए। और यही हाल एंगुलर मोमेंटम में भी किया था वहां पे, जब P और R की बात कर रहे थे। R वेक्टर है ना, ये R वेक्टर है। अब जरा यहाँ पे सोचते हैं, यहाँ पे कैसे लगेगा, यहाँ पे सोचते हैं। ये तो इसकी बात हो गई। चलो यहाँ पे देखते हैं, इस पेन पे पहुंचते हैं, पेन लेते हैं लाल। अब देखना, ये यहाँ पे A है, और ये एंगल अगर थीटा है मेरा तक, तो ये एंगल जो लोगे यहाँ से, ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये एंगल होगा तुम्हारा थीटा, मानते हो? और जब ये एंगल थीटा होगा और ये A है, तुमको क्या करना है? तुमको चाहिए टॉर्क। तो पहले तो तुम क्या करोगे? क्या मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाऊंगा? एक बार दोबारा बनाता हूं, इसको हटाइए, दोबारा बनाते हैं इसको। मेरा तो कैसे, चलो ध्यान से देखना एक बार, थोड़ा रोटेशन का भी काम याद आ जाएगा। चलिए, एक मैं लाइन खींच देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जो कि यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लाइन खींच रहा हूं, यूनिफॉर्म है। बीच में हमने एक डाइपोल रख दिया जो कि किसी थीटा एंगल पे, बीच में डाइपोल रख दिया जो थीटा एंगल पे। ये डाइपोल का हम ले रहे हैं सेंटर, ये डाइपोल का ले रहे हैं सेंटर। अब आप देखिए, यहाँ पे फोर्स लगा था QE, इधर वही डायग्राम बनाना वापस, और यहाँ पे फोर्स लगा था QE। अब माइनस मत लगाना, सोचो क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बता दिया ना तुमने। अब देखिए,
अगर कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, मतलब तुम वहां पे उसको सेंटर के अबाउट घुमा रहे हो। अब ये ऐसे घूमेगा, अब ये ऐसे घूमेगा, बिल्कुल अब ये ऐसे है तो ये घूमेगा। इसका मतलब अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूं, अब देखिए ये फोर्स है, सुनो थोड़ा सा, ये फोर्स है, कौन है फोर्स? क्यू। मुझे क्या करना है? फोर्स को आगे पीछे बढ़ाना है। चलिए फोर्स को आगे पीछे बढ़ाया, ये लाइन आ गई फोर्स की ऊपर वाली, और जहां से ये रहा सी, इसी के अबाउट में टॉर्क निकालूंगा। मेरा ऑब्जर्वर इधर बैठा है, ये ऑब्जर्वर यहां बैठा है, ये कहेगा टॉर्क निकालो, तो यहां से क्या करूंगा? ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा, ये परपेंडिकुलर डाला, ये रहा मेरा आर वेक्टर, और ये लाइन किसकी है? फोर्स की। समझो। अब यहां से तुम आर क्रॉस एफ करो, क्योंकि यही तो एफ है। सोच के देखो, आर क्रॉस एफ करो, फिंगर कहां जाएगा? अंदर। तो ये इस पे डॉट कहां होगा? अंदर की तरफ। फिर से समझो, फिर से देखो, ये फोर्स आगे पीछे बढ़ाया, ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट और चाहिए, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला, ये रहा तुम्हारा आर वेक्टर, और ये पहले से था तुम्हारा फोर्स वेक्टर। आर क्रॉस एफ करिए, फिंगर जाएगा अंदर, जाएगा। तो ऊपर वाले में हमारा फिंगर गया अंदर, मतलब टॉर्क अंदर। वापस समझो, नीचे पहुंचो, इसको मिटाओ क्या? ओ हाँ नीचे। अब नीचे आओ, नीचे आओ, इस पे आना, इस वाले पे देखो, फोर्स वाली लाइन ये है, सही है, ये वाला लिख रहा हूं। अब ये रहा मेरा सेंटर, यहां से परपेंडिकुलर डालो, थोड़ा बड़ा सा डालना। हाँ, अब फिंगर को आर क्रॉस एफ करिए, आर क्रॉस एफ, फिंगर वापस अंदर, मतलब दोनों जगह टॉर्क का डायरेक्शन सेम है, मतलब टॉर्क जुड़ेगा, टॉर्क जुड़ेगा। आर ये दूरी है, ये रहा सेंटर, ये रहा सेंटर, जिसके अबाउट बॉडी घूमेगी, जिसके अबाउट घूमेगी वहां पे चले जाओ और फोर्स पे परपेंडिकुलर डालो, ये रहा परपेंडिकुलर, बड़ा परपेंडिकुलर आर को क्रॉस करता हुआ, और फिर अपने फिंगर को आर से एफ घुमाइए, क्योंकि ये रहा आपका, तब देगा टॉर्क का डायरेक्शन। ठीक है क्या? थोड़ा सा याद आ गया होगा रोटेशन। थंब देगा क्या टॉप? थंब बिल्कुल थंब देगा। आर क्रॉस एफ फिंगर्स घुमाऊंगा, फिंगर्स के बाद जो हाथ में बचता है उसको थंब कहते हैं। थंब वो है थम्स अप। या तो आपको मैं बता दूं, नोट लगा के लिख भी सकते हैं, आपके पास 4 फिंगर और एक थंब है, और फिंगर कर्ल कर दिया तो जो बच जाएगा उसको थंब कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब चलिए इसको मिटाओ क्या? अब चलिए ध्यान से इसको मिटाता हूं। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि दोनों का डायरेक्शन जो है एक ही तरफ है, मतलब नेट टॉर्क ऐड होगा। एक बार डायग्राम फिर से, भाई मुझे तो कोई समस्या नहीं, मैं तो बार बार बना लूंगा, आपको भी शर्म नहीं आनी चाहिए, आप भी बना सकते हैं। अब वापस ये लिख रहे, ये रहा इसका क्यू, अब ये यहां पे आया, ये रहा इसका क्यू, ये रहा इसका सेंटर। बताइए, अब तो आपको याद हो गया होगा। अब ये एंगल तुम्हारा क्या होगा? थीटा, ये होगा थीटा। अब देखो मजे से, अब तुम यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, और ये दूरी कितनी थी? ए। बताओ परपेंडिकुलर कितना होगा? ए साइन थीटा होगा। तो क्या ऊपर भी ए साइन थीटा होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग नीचे भी ए साइन थीटा होगा क्या? नीचे भी ए साइन थीटा होगा। ये आगे पीछे बढ़ाओ, अब ये डालो, नीचे भी होगा ए साइन थीटा, क्योंकि ये ए है। अब मैं टॉर्क लिखूंगा, नेट टॉर्क ऐड होगा 2 बार, हर फोर्स के कारण अपना अपना टॉर्क होगा। अब मैं नेट टॉर्क लिखूंगा, पहला लिखूंगा टाउ 1 प्लस लिखूंगा टाउ 2, टाउ 1 और टाउ 2। पहला टाउ, फोर्स इंटू फोर्स आर्म बोलते हो भाई साहब। फोर्स कितना लगा था? क्यू, और फोर्स आर्म कितना था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन थीटा। इसी को 2 बार लिख दो ना। अब दूसरे का भी तो यही हाल रहा, फोर्स लगा क्यू ई, और ये आ गया मेरे पास ए साइन थीटा। ये कितना आ गया? 2 क्यू ई, और साथ में ए साइन थीटा आ गया। ये आ गया आपके पास 2 क्यू ई, और साथ में ए, और साथ में साइन थीटा। ठीक है, आ गया। ये क्या है? इसको मैं अगर ऐसे सोचूं, इसको लिख सकता हूं मैं Q इंटू 2a, और साथ में लिख सकता हूं E साइन थीटा। बोलो, और Q इंटू 2a का नाम क्या है? डाइपोल मोमेंट।
तो ये रहा मेरा P, और P के साथ लिखूंगा E, और साथ में लिख दूंगा यहाँ पे साइन थीटा। अगर मेरी इच्छा वेक्टर में लिखने की हो तो मैं कह सकता हूं P क्रॉस E, P क्रॉस E आ गया ना। अरे A क्रॉस B ऐसा है, AB साइन थीटा तो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये P क्रॉस E आया, बोलो कठिन है क्या? कठिन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बोर्ड में भी पूछ देते हैं कभी कभी, ऐसे ही करा ना। हाँ, लेकिन इसके आगे जो पढ़ाऊंगा कल वो बोर्ड में भूल के मत लिखो, जीरो देंगे। डाइपोल का जो स्प्लिट करते हैं, ठीक है, इतना है। अब देखो, अब एक कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि P क्रॉस E में एंगल किस किस के बीच लिया गया है। एंगल किसके बीच लिया गया है यहाँ? हाँ सुनो, बिल्कुल यहाँ देखना भैया, पहले वाली बात तो अलग थी, लेकिन जब ये रिजल्ट आया ना P sin थीटा, इसमें जब बात आती है ना ये वाली P और sin थीटा की, इसमें जो ये थीटा है ये है एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल लिया जाता है। ये बहुत काम की बात है क्योंकि यही इक्विलिब्रियम डिसाइड करता है। एंगल लेते हो P वेक्टर और E वेक्टर के बीच। यहां तक ठीक है? तेज हो गया थे, तेज थोड़ी। क्या देख रहे हैं? पहले तो आपने वो सारा टॉप बताया था। तुम रोटेशन में थे क्या? पढ़ाऊंगा रोटेशन, टेंशन मत लीजिए। वो तो जो लोग थे उनका रिकैप करा दिया। आगे बढ़े क्या? चलिए, अब मेरे पास इस पे सवाल है, और जो सवाल इसके रोटेशन के कारण जो इसके पास एनर्जी आएगी उसके ऊपर। तो टाउ बराबर तुम निकाल चुके हो P E sin थीटा, तो कहीं कहीं एक जगह लिख लो टाउ बराबर P E sin थीटा, फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। मिटाओ क्या इसमें? अरे लिख रहे हैं क्या भाई साहब? ये टाउ ही तो है, ये नेट टाउ ही तो लिखा हुआ है। तो टाउ बराबर P E sin थीटा कहीं लिख देता हूं, थोड़ा तेज लिखिए। टाउ बराबर P E और साथ में sin थीटा, टाउ बराबर P E sin थीटा। एंगल का ध्यान रखना, एंगल किसके बीच लेते हैं? P और E के बीच। आर क्या था, F क्या था? आर डिस्टेंस होता है, F फोर्स होता है, और उसमें मतलब जो टॉर्क पे तो 3-4 दिन, कितने दिन पढ़े थे हम? खूब पढ़े थे। 4-5 हाँ, उसको तुम पास हो 5 मिनट में, ऐसे थोड़ी होगा भाई साहब। आ गया था। थोड़ा बहुत आया तो थोड़े बहुत ही आना चाहिए। 5 दिन का काम 5 मिनट में, बाप रे भाई तो गजब हो गए। चले करें आगे। अब हेडिंग दीजिए, वर्क डन इन रोटेशन ऑफ डाइपोल। वर्क डन इन रोटेशन ऑफ डाइपोल। वर्क डन इन रोटेशन ऑफ डाइपोल। रोटेशन ऑफ डाइपोल में कितना वर्क डन करना पड़ा? ठीक है, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट आपसे बता दूं, जैसे तुम वो पढ़ते थे ना वर्क डन किसका, ट्रांसलेटिव फोर्स का, तो क्या लिखते थे? तुम लिखते थे, ऐसा लिखते थे क्या, W बराबर इंटीग्रेशन F डॉट ds, यही तो करते थे तुम, तो ये वर्क डन निकलता था। परंतु यहाँ तो बात रोटेशन की है, ये तो चलने वाला वर्क डन है। कोई बॉडी अगर चलने की बात होगी तब ऐसा वर्क डन। अभी बात किसकी है? घूमने की। घूमने की, तो घूमने वाले में फोर्स का काम कौन करेगा? टॉर्क। और ds का काम कौन करेगा? d थीटा। बस अब बुद्धि सामने रखना, चकाचक दिमाग बुद्धि आत्मा के साथ पढ़िए, क्योंकि अब थोड़ा मैकेनिक्स इसमें चल रहा है, और मैकेनिक्स जब चलता है तो आपका मन खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये अपना आप इससे खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए, मैं उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे रखता हूँ। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रख दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं डाइपोल रख रहा हूँ। ये डाइपोल को यहाँ पे रख दिया ऐसे ही। ये डाइपोल ये रहा +q, और ये डाइपोल मैंने यहाँ रखा -q। इस पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको डाल दिया। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम्हारा टारगेट ये है कि तुम इस डाइपोल को यहाँ पे रोटेट करना चाहते हो। जब तुम रोटेट करोगे तो किसी एंगल से किसी एंगल तक करोगे,
तो तुम रोटेशन चाहते हो कि पहला एंगल थीटा 1 से लेके मैं इसको थीटा 2 तक रोटेट करना चाहता हूं। आराम से सोचिए, थीटा 1 इनिशियल होगा और थीटा 2 फाइनल होगा। ये थीटा 1 मेरा थीटा की इनिशियल वैल्यू है और ये मेरा थीटा की फाइनल वैल्यू। आप इसको ऐसे रोटेट करना चाहते हैं, तो सवाल है कि आपको कितना काम करना पड़ेगा। मतलब आपको लग गया है कि इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। आइए साथ साथ करते हैं। W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन होगा, फोर्स नहीं क्या लिखूंगा, टाउ, और डी एस के जगह पे डी थीटा। ये करूंगा, टाउ की वैल्यू तुमको आती है, बताओ क्या बोलोगे? टाउ की वैल्यू बोलोगे पी ई साइन थीटा, और साथ में क्या बोलोगे, डी थीटा। अब तुम मेरा चेक करने से अच्छा है खुद भी लिखो। अब देखो पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, सुनते भी रहो लिखते भी रहो, इसमें जान थोड़ी है भाई। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको अलग करो, बताओ पी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही सही कांस्टेंट, मतलब पी ई गया इंटीग्रेशन के बाहर, अंदर बचा साइन थीटा। तो W बराबर P और E बाहर होगा और अंदर में बचेगा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। ये तो लिखना जरूरी है ना, डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताओ भाई, माइनस कॉस, लड़का जीनियस हो गया। तो W का इंटीग्रेशन बराबर ये रहा PE। अब देखो तुमने माइनस कॉस थीटा तो बोल ही दिया, उस माइनस को बाहर लिख लेता हूं, बस इतना कर रहा हूं, ये लगाया माइनस, ठीक है। तो अंदर में क्या बचा, कॉस थीटा, समझ रहे हो, माइनस बाहर आ गया। अब लिमिट डाल रहा हूं भाई, लिमिट बताओ कहां से कहां तक, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, ठीक है। अब देखो क्या बन गया, अब बन गया W बराबर ये बन गया माइनस का P और ये बन गया cos थीटा 2, बस cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, cos थीटा 1। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, माइनस को हटा दीजिए। एक और जुगाड़ है, इसको लिख दीजिए W बराबर PE अंडर ब्रैकेट क्या बन जाएगा, ये cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, cos थीटा 2। बताइए, ये फॉर्मूला है, याद रख सकते हो तो रख लीजिएगा। थीटा 1 इनिशियल, थीटा 2 फाइनल। तेज हो रहा हूं क्या, तेज हो, नोट करो। लिख लिया? अब आप समझिएगा, मेरे पास एक रिजल्ट आया है, फटाफट इसको लिख लेते हैं। यहाँ इसको लिख के छोड़ देते हैं, हम लिख लेते हैं W बराबर PE और यहाँ पे लिखते हैं cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये लिख लेते हैं। अब हमको ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एंगल का देखकर तो मत देखो, एंगल कैसे मेजर करते हो, ये माइनस क्यों, तो डाइपोल मोमेंट किधर होगा, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इधर, ये रहेगा ना एंगल, यही थीटा, यही है थीटा। मैं इसी थीटा को एक बार थीटा 1 फिर थीटा 2 करना चाहता हूँ, समझ रहे हैं, ठीक। अब चलिए इसको मिटाते हैं, इसको लिखो हेडिंग में, इसके नीचे बात है, नीचे रुक जाओ, चलिए नोट कर लीजिए, नोट करिए, प्यार से करिए, तेज करिए। अब देखो, पढ़ लो, नोट करो जल्दी से, हाँ करो बस, करेगा, हाँ कर दिया। अब बात W की है, W क्या है, वर्क डन। जब भी यहाँ वर्क डन होगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर है। हमको पता है W बराबर डेल्टा U, इसका मतलब मेरे पास यहाँ घनघोर तरीके से सवाल, ये कौन सा W है, W अस, ये W अस है भाई साहब, ये है W अस, और उर्फ कह सकते हो W एक्सटर्नल, और कह सकते हो डेल्टा U, सब एक, चलिए लिख दिया। अब समझिएगा, बात यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की हो रही है, तो जिंदगी में जब जब पोटेंशियल एनर्जी की बात हो, सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करो। तुम जानते ही हो, अरे रुक जा, यहाँ एंगल है, बिल्कुल। अब सुनो, यहाँ पे एंगल है, तो डाइपोल वाले केस में जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो थीटा 1 लेना पड़ेगा ना, वो 90 डिग्री लिया जाता है। डाइपोल के केस में रेफरेंस पॉइंट जब लिया जाता है वो लिया जाता है 90 डिग्री। तो जो तुम शुरुआत में थीटा 1, देखो मैं इसको हटा के यहाँ लिख, अब रेफरेंस
अब बात है इसमें रेफरेंस की। रेफरेंस मतलब शुरुआत कहां से हुई है, मतलब थीटा 1 चाहते हैं तो थीटा 1 को 90 डिग्री लेना, ये रेफरेंस है। सही है। और जब सोचो थीटा 1 को जब तुम 90 डिग्री ले लोगे तो उस कंडीशन में cos थीटा 1 क्या रहेगा, 0। समझो। और समझो तुम तब थीटा 2 क्या करोगे, उसको थीटा 2 क्यों बोले, उसको थीटा बोल देते हैं ना, उसको थीटा बोल देते हैं। तो जरा सोच के देखो ये फॉर्मूला छोटा होके कैसा हो जाएगा, होगा कि कौन कौन माइनस cos थीटा, हाँ तो उसको थोड़ा अच्छे से बोल दीजिए, माइनस पहले बोल दो, है ना। और इसके ऊपर भरपूर सवाल आएगा। तो बताइए अब आपका डेल्टा यू रिड्यूस होके यू बन गया और वो बन गया माइनस का पी cos थीटा। इसको घेरो, इसको, इस पे होगी बात, इस पे होगी बात। u बराबर माइनस का पी cos थीटा, u बराबर माइनस का पी cos थीटा। देखो भैया रेफरेंस चेंज हुआ, तुम एक दिन मैंने बोला भी कि डायपोल बनाऊंगा तो 90 डिग्री हमारा रेफरेंस होगा। अब तुम बोलोगे 90 डिग्री एंगल कैसे बनाओगे, बना तो ना। देखो रेफरेंस के समय क्या स्थिति रही होगी, 90 डिग्री का एंगल है, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस होता, ऊपर में माइनस क्यू नीचे में प्लस क्यू, ये ऐसे होता ऐसे होता, तो डायपोल मोमेंट ऐसा होता और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रख देते, बन गया 90। तो डायपोल ऐसे रखा रहता और उसके बाद किसी थीटा एंगल पे इसको रख देते, तब ये सवाल कैसा रिड्यूस होगा, माइनस का पी cos थीटा। मान गए। अब आ जाओ, अब इसको लिख लो, इसके नीचे लिखो इक्विलिब्रियम पर चर्चा। इक्विलिब्रियम पर चर्चा करना चाहते हैं दोस्त, इक्विलिब्रियम पर चर्चा, इक्विलिब्रियम पर चर्चा आता है, जेई का फेवरेट है भाई साहब, जेई का फेवरेट है, नीट में आता है, बच्चा आता छोड़ के, बच्चा आता है छोड़ के। अब मैं तो इस बात की उम्मीद में हूं कि इस बार नीट का पेपर टफ है और आएगा भी, आएगा भी टफ, इसका मुझे पूरा भरोसा है, भरोसे से ज्यादा आशा है, आना चाहिए टफ। क्यों, क्योंकि रिड्यूस कर दिए, तो जब कम में से चुनना रहेगा तो भाई कितना मुश्किल है चुनना, तो कट कठिन है, मैं तो कहता हूं प्राण चूस लेंगे। चलिए अब उसके बाद चलिए अब हम इक्विलिब्रियम पे चर्चा करना चाहते हैं, तीन चीजों में बात करेंगे। यहां लिख देता हूं u बराबर आया माइनस का p और साथ में हम लिख रहे हैं cos थीटा। क्या इसकी तीन बातें हो सकती, देखिए तीन बातें। एक बार मैं ऐसे कर लूं, थोड़ा थीटा बराबर ले लेता हूं 0 डिग्री, एक बार मैं थीटा बराबर ले लेता हूं 90 डिग्री और एक बार मैं थीटा बराबर ले लेता हूं 180 डिग्री, किसी पे बात हो जाती है। फटाफट तुम डब्बा भर दो, बताओ यहाँ u कितना, यहाँ बताओ u कितना और यहाँ बताओ u कितना। अब cos 0 लोगे, माइनस पी बोला भाई, और यहाँ पे 0 या माइनस 0, हाँ ठीक, हाँ नहीं कोई ठीक नहीं है। अब उसके बाद से u बराबर 180 p होगी, हाँ ये आ गया मेरे पास p। अच्छा e, ये तो मैक्सिमम दिख रहा है भाई साहब और ये तो मिनिमम दिख रहा है, एक तरफ -5 एक तरफ 5, ये दिख रहा है मिनिमम। अब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जाता है, वहां पे कहते हैं कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टेबल है मामला, बताते हैं ना। बस देख सोच लो इधर, इसका मतलब तुम सोचो कि यहाँ पे अगर ये इक्विलिब्रियम की बात चल रही है दोस्त, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये भाई साहब ये अनस्टेबल, ये अनस्टेबल, एक स्टेबल दूसरा अनस्टेबल। जब यू में कोई चेंज नहीं होता तो होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अपने को स्टेबल और अनस्टेबल से चाहिए तो एक सवाल यहाँ से बन जाता है, खूब सारे सवाल पूछ सकते हैं, समझ गया तो तुम कर जाओ। ये क्वेश्चन था पूरा का पूरा और आपने इसको मजे में कर दिया, सही है। तो अभी तक का कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन कुछ नहीं है, हम आराम से पढ़ रहे थे डाइपोल, डाइपोल को हमने रोटेट किया था थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, हमको काम करना पड़ा। कितना काम करना पड़ा, तो इतना काम करना पड़ा, W इक्वल्स टू P अंडर ब्रैकेट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, थीटा 1 इनिशियल। अब उसके बाद से हमने लिया रेफरेंस, रेफरेंस किया क्या, इनिशियल वाले को रखा 90 cos 90 0 और उसको 90 से कहां ले गए, किसी थीटा पर, तो तुम्हारे वो वैल्यू रिड्यूस होकर आ रही है माइनस का p cos थीटा। जैसे ही माइनस का p cos थीटा आया, u की वैल्यू आ जाती है। अब सोचना चाहिए इक्विलिब्रियम, मतलब 3 बार थीटा रखा,
एक बार 0, एक बार 90, एक बार 180, 180 पे मैक्सिमम हो गया मतलब वो अनस्टेबल है, जहां मिनिमम हुआ वहां स्टेबल है। दैट्स ऑल। डिफरेंस